तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई, आप सभी को पता है, हमने हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण और पत्रकारिता के काफी महत्वपूर्ण 2000 एमसीक्यू और पीवाईक्यू की सीरीज चला रखी है। हर एक क्लास में हम 35 क्वेश्चन करते हैं और ये क्लास जहाँ भी हिंदी साहित्य होता है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, EMRS, ठीक है, KVS और NVS की वैकेंसी निकली हुई है। तो अब हम इन PYQ के जरिए उसकी तैयारी करने लग रहे हैं। ठीक है, तो 246वां क्वेश्चन है। 245 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर करें भाई आपको क्लास कैसी लगती है। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और 245 क्वेश्चनों की PDF मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है। ठीक है, तो वहां से आप उसको ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्लास। कविता कामनीकांत, क्या भाई, कविता कामनीकांत किस कवि के लिए कहा गया है? तो किस कवि के लिए कहा गया भाई कविता कामनीकांत? तो मैथिली शरण गुप्त के लिए, हरिओं जी के लिए, जगन्नाथ दास रत्नाकर के लिए, नाथूराम शर्मा के लिए। तो भाई कविता कामनीकांत, ठीक है, नाथूराम शर्मा को कहा जाता है। और भी इनको अन्य नामों से पुकारा जाता है। भारतेंदु, प्रज्ञा, साहित्य सुधाकर आदि उपाधियों से भी संबोधित किया जाता है नाथूराम शर्मा जी को। ठीक है, और अनुराग रतन, शंकर सरोज, शंकर सर्वस्व तथा गर्भ रंडा रहस्य इनकी प्रमुख काव्य कृति है। और गर्भ रंडा रहस्य तो काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है भाई। अगला क्वेश्चन है, कवि और उपनाम में कौन सा विषम संयोजी है? ये कवि कवि है दे रखे और उनके उपनाम दे रखे, उनमें से जो अलग है यानी भिन्न है, जो विषम है, वो हमें बताना है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत बिल्कुल ठीक है भाई। गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, बिल्कुल ठीक है। राय देवी प्रसाद पूरन बिल्कुल सही है। लेकिन मैथिली शरण गुप्त कलाधर नाम नहीं है इनका। डी आंसर अपना गलत, यानी इसमें गलती पूछा था, यानी सही डी आंसर अपना रहेगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त कलाधर क्या है? विषम संयोजी है। कलाधर नाम फिर किसका है? कलाधर नाम किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है उपनाम। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का उपनाम है कलाधर। ये आपको ध्यान रखना है भाई। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? मैंने काफी बार आपको बताया है, सावन पंचक, जो 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और कहाँ प्रकाशित हुई थी? भारतेंदु पत्रिका में। ठीक है, और इन्होंने कलाधर उपनाम से प्रकाशित करवाई थी, ध्यान रखना है। तो सावन पंचक, ठीक है, कविता जो 1906 में प्रकाशित हुई थी भारतेंदु पत्रिका में, वो कलाधर उपनाम से इन्होंने प्रकाशित करवाई थी जयशंकर प्रसाद जी ने। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? काफी बार मैं इस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? साकेत है, प्रिय प्रवास, कामायनी या इनमें से कोई नहीं? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और किसका है ये प्रिय प्रवास? कौन लेखक है इसके? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी रहेंगे। और ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास का प्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था भाई। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, और ये संपूर्ण काव्य जो है प्रिय प्रवास, जो संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। ठीक है, संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है प्रिय प्रवास, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें भगवान कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का इसमें वर्णन किया गया है प्रिय प्रवास में। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली को सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किन को जाता है? तो किन को जाता है खड़ी बोली को सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय? वियोगी हरि, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत या राम नरेश त्रिपाठी?
तो श्रीधर पाठक को जाता है भाई। ठीक है, खड़ी बोली को सम्मान पूर्वक काव्य क्षेत्र में प्रतिष्ठित करने का श्रेय श्रीधर पाठक को जाता है, आपको ध्यान रखना है। श्रीधर पाठक जी, ठीक है, जो श्रीधर पाठक है, ठीक है, ये क्या थे, खड़ी बोली के प्रथम कविता गुणवंत हेमंत, इन्होंने खड़ी बोली में प्रथम कविता गुणवंत हेमंत रची थी। और खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक एकांतवासी योगी थी भाई। ठीक है, एकांतवासी योगी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कविता कौन सी थी खड़ी बोली की प्रथम, गुणवंत हेमंत और श्रीधर पाठक की थी। और प्रथम जो पुस्तक है वो कौन सी थी, एकांतवासी योगी थी। अगला क्वेश्चन है, नई कविता के प्रवर्तक हैं, इनमें से नई कविता के प्रवर्तक कौन है, ये हमें बताना है। तो डॉक्टर जगदीश गुप्त, केदारनाथ सिंह, अज्ञे या शमशेर बहादुर सिंह। तो नई कविता के प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त रहेंगे, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और नई कविता का आरंभ 1954 ईस्वी से माना जाता है। और जगदीश गुप्त जी द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। ठीक है, नई कविता ये क्या थी, पत्रिका थी। ठीक है, इसके प्रकाशन से माना जाता है नई कविता का भाई उदय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नई कविता नाम अज्ञे का दिया हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो नई कविता नाम है ये किसका दिया गया है, अज्ञे जी का दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है। और नाव के पाव, शब्द दंश, हिमबुद्ध, युगम तथा आदि में एकांत, ये सभी जगदीश गुप्त जी की काव्य कृतियां हैं, ये ध्यान रखना है आपको। कौन कौन सी इनकी काव्य कृतियां, जगदीश गुप्त जी की नाव के पाव, ठीक है, शब्द दंश काफी बार पेपर में पूछा गया है इनकी कृति ये, हिमबद्ध, हिमबिद, ठीक है, और तथा युगम तथा आदिम एकांत, आदिम एकांत, आदिम एकांत में, ये डॉक्टर जगदीश गुप्त की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर जी की कौन सी रचना भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। ठीक है, ऐसी कौन सी रचना है जो रामधारी सिंह दिनकर जी की भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। तो कौन सी है भाई, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, या उर्वशी, या सामधेनु। तो भाई बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना परशुराम की प्रतीक्षा भारत पर चीन के बर्बरतापूर्ण आक्रमण की प्रतिक्रिया है। और रामधारी सिंह दिनकर के काव्य में क्या थी, राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्वान थी, आपको ध्यान रखना है। जो रामधारी सिंह दिनकर जी है, इनके काव्य में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना तथा प्रगतिवादी चेतना दोनों विद्यमान है। और जो दिनकर जी हैं, इनको उर्वशी जो इनकी रचना थी, महाकाव्य था उर्वशी, इसके लिए 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था। और ये क्या है, जो उर्वशी है ये गीति नाट्य है भाई, क्या है, गीति नाट्य भी इसको माना जाता है, उर्वशी रचना को। अगला क्वेश्चन है, कौन रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं। कौन भी रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं, ये आपको बताना है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, सत्यदेव परिवारजक, पदम सिंह शर्मा, या भी प्रभाकर माचुए। तो भाई पदम सिंह शर्मा रेखा चित्र विधा के जनक माने जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। जो रिपोर्ताज है भी किस भाषा का शब्द है, ये हमें बताना है। कल भी जब मैंने आपको रिपोर्ताज ही करा दी थी, तब ये बार बार में बताता है, फ्रांसीसी का शब्द है रिपोर्ताज। ठीक है, रिपोर्ताज क्या फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। और गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव कब हुआ था, भी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। और रिपोर्ताज के जनक कौन है। ठीक है, जो रिपोर्ताज है, हिंदी में रिपोर्ताज के जनक कौन है, शिवदान सिंह चौहान है। अगला क्वेश्चन है, रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने
किया था। क्या भाई, रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन को किसने किया था? तो भरत मुनि ने, रुद्रट ने, मम्मट ने, आनंद वर्धन ने। तो भरत मुनि ने किया था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रस के सर्वप्रथम शास्त्रीय विवेचन भरत मुनि ने किया था। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र, इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है भरत मुनि जी की नाट्य शास्त्र। ठीक है, इसके षष्ठ एवं सप्तम अध्याय में रस और भाव का वर्णन किया है। किसमें? छठे और सातवें अध्याय में। ये आपको ध्यान रखना है। और भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है भाई। ठीक है, और रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि ही जी है। ठीक है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो रुद्रट है ये अलंकारवादी आचार्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका काव्य अलंकार इनका काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, घिघी बंध जाना किस रस का अनुभव माना जाता है? जो घिघी बंध जाना है ये किस रस का अनुभव माना जाता है? शांत, विवश, भयानक या रौद्र? तो भाई घिघी बंध जाना भयानक रस का अनुभव माना गया है भाई। ठीक है, आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भाव को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को क्या कहते हैं? अनुभव कहा जाता है। ये भाव के सूचक होते हैं। और अनुभाव की संख्या कितनी है? 4 है। काफी बार पेपर में पूछा गया है। कौन कौन से हमारे अनुभाव होते हैं? कायिक, सात्विक, सात्विक को भी मानसिक भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एक है वाचिक और आहार्य। ये हमारे अनुभाव होते हैं 4। अगला क्वेश्चन है, श किसकी कहानी है? जो श है ये किसकी कहानी है? मृदुला गर्ग, मन्नू भंडारी, शिवरानी प्रेमचंद्र या कृष्णा सोबती? तो श कहानी मन्नू भंडारी जी की रहेगी। काफी महत्वपूर्ण कहानी है इनकी। और अन्य कहानियां भी है। मैं हार गई, यही सच, एक प्लेट, सैलाब, 3 निगाहों की तस्वीर और त्रिशंकु। काफी महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं है भी। और कहानी संग्रह ये सभी। और कितने आगे हैं जो मृदुला गर्ग हैं। ठीक है, इनकी काफी महत्वपूर्ण कहानियां, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, समागम, डोलफिल जल रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण इनकी रचना है। डोलफिल जल रहे हैं, ये मृदुला गर्ग जी की रचनाएं हैं। और कौमुदी, जो कौमुदी है ये शिवरानी देवी की रचना रहेगी, कौमुदी। ठीक है, कहानियां हैं ये। और कृष्णा सोबती जी की है बादलों के घेरे। अगला क्वेश्चन है, किस पत्रिका को पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है? ऐसी कौन सी कविता है, ठीक है, जिसको पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है? तो हंस, सारिका, सरस्वती और धर्मयुग। तो हंस जो पत्रिका है इसको पत्रकारिता में मील का पत्थर माना गया है। और हंस के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद्र जी थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और हंस का प्रकाशन 1930 ईस्वी में मासिक पत्रिका के रूप में कहाँ से हुआ था? बनारस से हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। और जो सारिका है इसके संपादक कौन थे? कमलेश्वर थे। यह पूर्णतः कहानी विधा से संबंधित पत्रिका थी। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, अनुभूति योग का अर्थ है। अनुभूति जो है योग का अर्थ है। तो क्या है अनुभूति योग का अर्थ है? तो देखते हैं, मनोविकारों का परिष्कार नहीं, स्वार्थ भाव से मुक्ति नहीं, अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना। ये है भाई अनुभूति योग का अर्थ। अपनी अनुभूति को सबकी अनुभूति मानना, ये अनुभूति योग का अर्थ है। और भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आश्रय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। काफी महत्वपूर्ण कथन है ये, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। गुण प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके आशय और परिणाम प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कथन है। और अनुभवात्म
मन को आकर्षित करने वाले आशय और परिणाम है, ये गुण नहीं है, ये ही अनुभूति के विषम है। अनुभूति मन की पहली क्रिया है। अनुभूति क्या है, ध्यान रखना आपको, जो अनुभूति है ये मन की पहली क्रिया है। ठीक है, मन की क्या है, पहली क्रिया है अनुभूति, ध्यान रखना आपको। और संकल्प, जो संकल्प है ये दूसरी क्रिया है। ठीक है, संकल्प दूसरी है और अनुभूति पहली क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने कल्पना के कौन से दो भेद माने हैं, ये आपको बताना है। तो विधायक और ग्राहक, कवि पाठक, प्राथमिक विशिष्ट या मूर्त अमूर्त। तो कल्पना के दो भेद माने हैं, विधायक और ग्राहक। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कवि में विधायक कल्पना अपेक्षित होती है। ठीक है, विधायक कल्पना क्या होती है, अपेक्षित होती है। और श्रोता में, श्रोता या पाठक में ग्राहक कल्पना अधिकतर होती है। अगला क्वेश्चन है सॉरी, माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? जो माध्यम पत्रिका है इसके संपादक कौन है, ये हमें बताना है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी, अशोक वाजपेयी, प्रभाकर श्रोते, सत्य प्रकाश मिश्र। तो भाई माध्यम पत्रिका के संपादक है हमारे सत्य प्रकाश मिश्र भाई। तो भाई इसके साथ साथ मैंने आप सभी के लिए चैप्टर वाइज सीरीज के भी क्वेश्चन आंसर करवाने लग रही हूँ। ठीक है, लेकिन एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास आती है। ठीक है, एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास तो अपने चैप्टर वाइज PYQ की आने लग रही है, और उससे एक दिन छोड़ के अपनी क्या है, हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें आ रही है। और साथ में जो ये EMRS KVS और NVS की 2000 PYQ की सीरीज, ये हमारी डेली क्लासेस की आने लग रही है। तो प्लीज आप सभी क्लासों को जरूर से जरूर देखें। ठीक है, और जिस ये बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें भी। और ये सभी क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो उन क्लासों को जरूर से जरूर देखें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है मेरे चैनल पर, तो चैनल पर जाके विजिट करें और प्लेलिस्ट जरूर से जरूर देखें। तो माध्यम पत्रिका के संपादक कौन है? सत्य प्रकाश मिश्र जी रहेंगे। और इसका प्रकाशन हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? प्रयाग से हुआ था, जो पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका के रूप में 1974 ईस्वी में इसका प्रकाशन भोपाल से हुआ था भी। ठीक है, पूर्वाग्रह जो थी ये इसी कविता जो सी ये पत्रिका थी माध्यम, इसका पूर्वाग्रह मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन 1974 में भोपाल से हुआ था। ये आपको ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है? प्रौढ़ मनोरमा किस प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ की टीका है भाई, ये ध्यान रखना आपको। अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, हिंदी शब्दानुशासन, भाषा चंद्रोदय। तो प्रौढ़ मनोरमा सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, इस व्याकरण ग्रंथ की क्या है, टीका है सिद्धांत कौमुदी की। और सिद्धांत कौमुदी के रचयिता कौन है? भट्टोजी दीक्षित। भट्टोजी दीक्षित है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भट्टोजी दीक्षित है, इसी ग्रंथ पर स्वयं प्रौढ़ मनोरमा शीर्षक से इन्होंने टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक में कौन सा कवि नहीं है? ठीक है, जो तार सप्तक है इसमें कौन सा कवि नहीं है? जो तार सप्तक है ये भाई 1943 में, ठीक है, प्रकाशित हुआ था। ठीक है, अज्ञे जी इसके संपादक थे। ठीक है, तो देखते हैं कौन से नहीं थे। तो भाई मुक्ति बोध तो थे, भारत भूषण अग्रवाल भी थे, रामविलास शर्मा भी थे, लेकिन केदारनाथ अग्रवाल नहीं थे भाई। ठीक है, और आगे के संपादक कतब में 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे, आपको पता है। तार सप्तक 1943 में, ठीक है, उन तार सप्तक 1943 में भाई। दूसरा सप्तक 1951 में। ठीक है, तीसरा सप्तक 1959 में। और चौथा सप्तक
1979 में। चौथा शतक भाई तीसरे शतक के 20 साल बाद प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त कृष्णा सोबती की कृति है। ठीक है, यानी कृष्णा सोबती पर कौन सी कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। तो भाई समय सरगम, मित्रों मरजानी, जिंदगी नामा या सूरजमुखी अंधेरे की। तो जिंदगी नामा पर कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार क्या था, प्राप्त हुआ था भाई। ठीक है, और इन्हें यह पुरस्कार 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, सॉरी भाई मिला था, प्रकाशित नहीं मिला था। 1980 ईस्वी में कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिंदगी नामा के लिए। और जो जिंदगी नामा है ये उपन्यास विधा की रचना है, जिंदगी नामा। और समय सरगम उपन्यास के लिए कृष्णा सोबती को, जो समय सरगम है, ठीक है, कृष्णा सोबती जी का ही उपन्यास है ये। ठीक है, इसको 2007 में व्यास सम्मान मिला था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णा सोबती को समय सरगम के लिए 2007 में व्यास सम्मान मिला था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा स्थितर को कौन सा सम्मान मिला है। ठीक है, चंद्रकांता जी के उपन्यास कथा सतीसर को कौन सा सम्मान मिला। व्यास, ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्य अकादमी या यश भारती। तो भाई व्यास सम्मान मिला है, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। और कब मिला है, 2005 ईस्वी में मिला है। अर्थांतर और अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ विस्तृतता बहती है, अपने अपने कोणार्क, इनके द्वारा रचित काफी महत्वपूर्ण क्या है भाई उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक हमें बताना है कौन थे। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे पुरुषोत्तम दास टंडन। से आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और इसकी जो ये संस्था थी, ठीक है, इसकी स्थापना 1910 ईस्वी में कहाँ हुई, प्रयाग में, जो अब इलाहाबाद में हुई थी। और इसके प्रथम सभापति कौन थे, मदन मोहन मालवीय थे। ये आपको ध्यान रखना, संस्थापक तो थे पुरुषोत्तम दास टंडन, और प्रथम सभापति सभापति कौन थे भाई, मदन मोहन मालवीय थे। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है। चतुर्वर्ग का तात्पर्य क्या है ये हमें बताना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, उच्च, उच्चतम, मध्यम, निम्न, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जगत, माया, आत्मा, परमात्मा। तो चतुर्थ वर्ग का तात्पर्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर सागर की रचना का मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है। सूर सागर जो सूरदास जी की रचना है, इसका मुख्य आधार कौन सा ग्रंथ है ये हमें बताना। तो गीता, महाभारत, गाथा सप्तशती या भागवत पुराण। तो सूर सागर जो रचना है, इसका मुख्य आधार है भाई भागवत पुराण। ठीक है, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा भाई। और सूरदास द्वारा रचित सूर सागर, इसमें भाई 4936 तो पद है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सूर सागर में 4936 पद है और 12 सकंद है भाई। ठीक है, 12 सकंद है। और सूरदास ने सूर सागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। कितने भ्रमर की, 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। और भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें सकंद में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी मातृभाषा गुजराती थी। तो इनमें से कौन सी ऐसे कवि थे
जिनकी रचना जिनकी मातृभाषा गुजराती थी, नंददास, कृष्णदास, छीत स्वामी या परमानंद दास। तो भाई जो कृष्ण दास है, ठीक है, इनकी मातृभाषा गुजराती थी, ठीक है, और ये अष्टशाप के कवि थे, ठीक है, और इनकी मातृभाषा क्या थी, गुजराती थी। और कृष्णदास का जन्म कहाँ पे हुआ था, चिलोतरा, गुजरात में, ठीक है, चिलोतरा गुजरात में हुआ था। और इनके गुरु कौन थे, इनके गुरु थे वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य भाई, ठीक है। और कृष्णदास कुणबी जाति के, किस जाति के थे, कुणबी जाति के थे। और इनके ग्रंथ कौन कौन से है कृष्णदास जी के, एक तो है जुगल मानचित्र, जुगल मानचित्र, एक भ्रमर गीत, और प्रेम तत्व निरूपण। ये कृष्णदास जी के काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ थे भाई। अगला क्वेश्चन है, सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है। या सच्चाई और विश्वास जब एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो उससे उद्गम होता है। तो किस चीज का उद्गम होता है भाई उससे, भगवत साक्षात्कार का, विवेक का, ज्ञान का या अज्ञान का। तो ज्ञान का उद्गम होता है। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विगत अनुभव पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला। क्या भी विगत अनुभव पर आधारित होकर भविष्य का दिशा दर्शन देने वाला क्या कहलाता है। तो भविष्यवाणी करना, अंदाजा लगाना, सच्चाई से मुंह मोड़ना, आपे से बाहर होना। तो भविष्यवाणी करना भाई, ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे कहते हैं। क्या भी किसी भी विषय पर एक तत्कालीन व्याख्यान जिसके प्रमाणीकरण न हो उसे क्या कहा जाता है। तो अवैज्ञानिकता, कल्पना, सैद्धांतिकता या अप्रमाणिकता। तो उसको भी कल्पना कहेंगे, ठीक है। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गुरु के अध्यापन से मंद बुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। यह कथन किसका काफी महत्वपूर्ण कथन है। वे गुरु के अध्यापन से मंद बुद्धि भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु काव्य रचना के लिए प्रतिभा का होना अनिवार्य है। ये कथन किसका, तो ये कथन भामा का रहेगा। ये ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, काव्य पर उपलब्ध प्रथम ग्रंथ कौन सा है। तो काव्य प्रकाश, नाट्य शास्त्र, काव्य अलंकार या काव्य दर्श भाई। तो काव्य अलंकार, सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। काव्य अलंकार काव्य पर उपलब्ध क्या है, प्रथम ग्रंथ है। और काव्य अलंकार किसका है, भामा का रहेगा, ठीक है, किसका है, भामा का है ग्रंथ ये। और यह ग्रंथ 6 परिच्छेदों में विभक्त है। कितने, 6 परिच्छेदों में विभक्त है काव्य अलंकार। और इस ग्रंथ में काव्य के साधन, ठीक है, लक्षण, एक मिनट रुको भाई, काव्य के साधन, काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, अलंकार, काव्य दोष आदि का चित्रण हुआ है, ठीक है। काव्य दोष आदि का क्या इसमें चित्रण हुआ है, काव्य अलंकार में। और काव्य प्रकाश किसका है, मम्मट का काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और नाट्य शास्त्र किसका है, भरत मुनि का है। और काव्य दर्श किसका है, दंडी जी का ग्रंथ है भाई, ठीक है। तो ये भी देख लो, काव्य शास्त्र से भी क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। तो भाई शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है, शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने कहा है, काफी महत्वपूर्ण है भाई ये कथन। तो किसने कहा, मम्मट ने, पंडित जगन्नाथ ने, सॉरी पंडित राज जगन्नाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने, भामा ने। तो शब्दार्थो सहितो काव्यम भामा ने कहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण कथन है ये। अगला क्वेश्चन है,
कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह काव्य परिभाषा किसकी है? काफी महत्वपूर्ण परिभाषा भाई, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। तो ये किसकी परिभाषा है? तो सुमित्रा नंदन पंत की परिभाषा है। जिस बच्चे ने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, जब हम एनसीईआरटी में लेखक परिचय करवाते हैं तो उसके ऊपर ये परिभाषा दी गई है, सुमित्रा नंदन पंत के लेखक परिचय के ऊपर भी। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। आगे है, रसोवे सह किस ग्रंथ में कहा गया है? रसोवे सह किस ग्रंथ में कहा गया है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में, नाट्य शास्त्र में, काव्य दरस में, ध्वन्यालोक में। तो रसोवे सह है, तो ये तैत्तिरीय उपनिषद ग्रंथ में कहा गया है। ठीक है। और भर्तृहरि ने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावनानुभाव व विचारी, ठीक है, संयोगादाश निष्पत्ति, और काफी महत्वपूर्ण कथन है ये नाट्य शास्त्र का, काफी बार पेपर में पूछा गया है। विभावनुभाव व विचारी संयोगादर्श निष्पत्ति भाई, ठीक है, काफी बार पेपर में पूछा गया कथन है। ठीक है। और काव्य दरस दंडी का ग्रंथ है, मैंने पहले भी आपको बताया है। और इन्होंने इसमें मुख्यतः अलंकारों का चित्रण किया है काव्य दर्श में। और ध्वन्यालोक किसका है? आनंद वर्धन का ग्रंथ है। इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। ठीक है। जो आनंद वर्धन जी हैं, इन्होंने ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। और जिस बच्चे ने थ्योरी क्लासें नहीं देखी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। 2 बार मैंने थ्योरी क्लासें करवाई है, एक बार तो मैंने अपने खुद के लिखित नोट्स के जरिए करवाई है। ठीक है। उस प्लेलिस्ट का नाम है हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन के नाम से है ये, और दूसरी सीधी हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासें के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो आप चैनल पर जाकर विजिट जरूर करें। आपका जो भी डाउट है उन क्लासों में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। आपको कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, अगर हिंदी साहित्य आप अच्छी प्रकार से करना चाहते हैं तो। आगे है भाई, रस की अनुभूति। अगला क्वेश्चन है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शक्ति प्रधान होती है, ऐसा मत है। ठीक है। रस की अनुभूति कराने में जो अभिधा शक्ति है ये प्रधान होती है, ऐसा मत है। ऐसा मत भाई किसका है? तो भट्टनायक का है, वामन का, भामा का, अभिनव गुप्त का। तो भट्टनायक का ये मत रहेगा। जो भट्टनायक जी है, इनका मत है कि रस की अनुभूति कराने में जो अभिधा शक्ति है ये प्रधान होती है। भट्टनायक क्या थे? जो भट्टनायक जी थे ये अभिधावादी थे। क्या थे? अभिधावादी आचार्य माने जाते ही, आपको ध्यान रखना है। और भट्टनायक ने भर्त मुनि के रस उत्तर में आए। ठीक है। जो भट्टनायक जी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या, जो भर्त मुनि जी इनके रस उत्तर में आए, संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की है। आपको ध्यान रखना है, संयोग और निष्पत्ति की क्या की है? और निष्पत्ति की व्याख्या की है भाई। ठीक है। भट्टनायक ने भर्त मुनि के रस उत्तर में। ठीक है। और इनका सिद्धांत क्या है? भुक्ति या भोगवाद कहलाता है। ये भी काफी बार पेपर में पूछा गया है। भट्टनायक जो है, इनका भी सिद्धांत क्या कहलाता है? भुक्तिवाद या भोगवाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, किसने कहा है? जो साधारणीकरण है ये आलंबन तत्व धर्म का होता है, ये कथन किसका है? नगेंद्र जी का, आचार्य केशव प्रसाद का है, रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का होता है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा भाई? कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, ये वही डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और श्याम सुंदर जो दास जी हैं, इनके अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। जो श्याम सुंदर दास जी है, इनके अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। और साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने की थी? भट्टनायक ने की थी भाई। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र के
किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? नाट्य शास्त्र के किस अध्याय में रस क्या है पर चर्चा की गई है? तीसरे, चौथे, पांचवें या छठे? तो भाई छठे अध्याय में रस क्या है इसके विषय में चर्चा की गई है। और ये नाट्य शास्त्र किसका ग्रंथ है? भरत मुनि का। मैंने आपको पहले भी बताया है, भरत मुनि जी का ग्रंथ है। और इसमें कितने अध्याय हैं? 36 अध्याय हैं। इतने 36 अध्याय है। और भरत मुनि ने रंगमंच, अभिनेता, रस, दर्शक आदि तत्वों का विवेचन भी किया है। अगला क्वेश्चन है, किस समीक्षक ने लोलट के रस निष्पत्ति संबंधी मत को मीमांसा दर्शन पर आधारित या भट्टनायक की रस व्याख्या को सांख्य दर्शन से जोड़ना गलत माना है? तो भाई कौन सा ऐसा समीक्षक है जिन्होंने लोलट के रस निष्पत्ति संबंधी मत को मीमांसा दर्शन पर आधारित या भट्टनायक की रस व्याख्या को सांख्य दर्शन से जोड़ना गलत माना है? तो कौन से हैं भैया ऐसे? तो तारकनाथ बाली है, निर्मला जैन है, रामचंद्र शुक्ल जी है या नागेंद्र जी है? तो डी आंसर अपना सही रहेगा। डॉक्टर नागेंद्र ने लोलट के रस निष्पत्ति संबंधी मत को मीमांसा दर्शन पर आधारित या भट्टनायक की रस व्याख्या को सांख्य दर्शन से जोड़ना गलत माना है। ठीक है भाई। तो इसी के साथ भाई आज के अपने क्लास के 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भैया आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से जरूर करें भाई। और सभी को आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।